कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 8। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा। छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा बहुत आइडिया दिया था हमने 11th के लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा होगा, पर डिटेल में स्टैंडर्ड 12 में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव की बात करें तो हम जब भी वेव कंसिडर कर रहे होते हैं तो हम क्या कंसिडर करते हैं? ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल। बट जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं तब पार्टिकल का ऑसिलेशन कंसिडर करने वाले नहीं हैं। पार्टिकल ऑसिलेट नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करेंगे वैक्यूम में भी। जब मीडियम नहीं होगा फिर भी ये वेव्स ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसमें ऑसिलेशन तो होगा, पर किसका ऑसिलेशन होगा? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए उसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें ऑसिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। चैप्टर 4 में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े, राइट? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिले? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो या तो हमारे पास होने चाहिए मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस मतलब करंट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इफ वी हैव मैग्नेट देन वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड। कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या होना चाहिए कंडीशन? या तो करंट फ्लो होना चाहिए, करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो फिर हमारे पास मैग्नेट हो तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, इन चैप्टर 6 वी हैव स्टडीड दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड changing magnetic field with time produces electric field। कौन सी फील्ड मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है फेराडेस लॉ चैप्टर 6 में पढ़े थे। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है कैसे? तो आप लोगों को फेराडेस लॉ मालूम होगा। फेराडेस लॉ में हम पढ़े थे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, बट हियर डी फाई बी बाय डी टी। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विथ टाइम देन सम ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। यस सर, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है समय के साथ तो वो क्या इंड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद हो तो ईएमएफ का एक और फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दैट इज नथिंग बट ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या ठीक? वर्क डन पर यूनिट चार्ज से हमें मिलेगा ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। यस सर। So integration of E vector dot dl vector is nothing but minus d phi b by dt. Here for induced electric field closed loop E vector dot dl vector is equal to minus d phi by dt. तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा ईएमएफ है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
जो किसकी वजह से मिल रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम देन सम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E. सो क्लोज लूप E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d phi b बाय dt। तो इंड्यूस EMF है, EMF इंड्यूस हो रहा है और अगर क्लोज सर्किट है तो कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्जेस मोशन में है, चार्जेस मोशन में है तो चार्जेस मोशन में आएंगे किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम चैप्टर 1 में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे हम क्लोज लूप E वेक्टर डॉट dl वेक्टर जो है नहीं लेते, क्लोज लूप E वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या मिलता है? 0। और यहाँ पे क्लोज लूप E वेक्टर डॉट dl वेक्टर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस d phi b बाय dt। सो फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d phi b बाय dt है। ठीक, तो चैप्टर 6 में ये चीज़ पढ़े और हम जानते हैं कि देयर इज सिमेट्रिक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दोनों के बीच में सिमेट्री है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब करंट जो है, करंट की वजह से हमें क्या मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज की वजह से हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और सिमेट्री भी हम पढ़ चुके, बायस सावर्स लॉ दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सिमेट्री भी है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में सिमेट्री भी है। तो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या दे रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? डैश चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड with time give rise to magnetic field। क्या ऐसा बोला जा सकता है? Does changing electric field with time give rise to magnetic field? अगर सिमेट्री है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैग्नेटिक फील्ड देनी चाहिए, यस और नो? दिस इज नथिंग बट फेराडेस लॉ, और फेराडेस लॉ हमें मिला था 1831 के आसपास, ठीक है। इसका आंसर दिया फिजिसिस्ट मैक्सवेल ने। अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, यस, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल not only electric current but changing electric field with time changing electric field with time gives rise to magnetic field। It means only current is not the source of magnetic field। सिर्फ करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिले ये जरूरी नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। समय के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वो भी मैग्नेटिक फील्ड देगी। बट मैक्सवेल का बोर्न ईयर ही 1831 है। जब मैक्सवेल सर ने ये बोला तब उनकी एज छोटी थी, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये ऐसा होगा। ठीक, हाँ ये होगा, यस इट इज़ करेक्ट, प्रूव करके दिखाया। ये प्रूव करने के लिए उन्होंने एक नई चीज दी, एम्पियर्स लॉ वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 4, राइट। एम्पियर्स लॉ हम पढ़े हैं चैप्टर 4। एम्पियर्स लॉ जो है वो क्या है? क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप और एम्पीरियन लूप। ठीक, ही सेड दैट दिस लॉ इज नॉट करेक्ट।
देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन दिस लॉ, इस लॉ में कुछ तो मिसिंग है, ये कंप्लीट नहीं है, कुछ एडिशनल चाहिए. सो सम एडिशनल टर्म इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज दैट एडिशनल टर्म? दैट इज एडिशनल करंट. Some additional current is required in this formula. ये कंप्लीट नहीं है, and that additional current is called displacement current. उसे क्या बोला जाता है? displacement current. उसे नाम दिया गया, उस एडिशनल करंट को नाम दिया गया displacement current. And this displacement current we get due to changing electric field with time. ठीक है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड ड्यू टू दैट वी विल गेट सम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें मालूम है करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो कुछ ऐसा नया करंट दिया गया, एडिशनल करंट, जिसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसकी वजह से हमें मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड. पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे. अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नया टॉपिक है, क्या क्या आने वाला है इस चैप्टर में, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में. अभी मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या हिस्ट्री थी, क्या क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ. तो एडिशनल करंट जो होगा वो कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसमें कुछ एडिशनल टर्म आएगा जिसे हमें ऐड करना होगा. क्या ठीक? ओके. तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिलने वाला है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक, डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा टॉपिक डिटेल में समझेंगे. ओके, सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज़ तो प्रूव कर दी कि सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. कुछ वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. क्या ठीक? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो वैक्यूम में आने वाला है. किस में मिल रहा है? वैक्यूम. फॉर एग्जाम्पल, वट एवर हीट एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वहाँ से यहाँ तक. सो दैट एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. That is nothing but electromagnetic wave. That is the oscillation of electric and magnetic field. And electric and magnetic field will oscillate perpendicularly. मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ऑसिलेट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही होगी, और वेव जो है वो ट्रांसमिट करेगा, वेव जो है ट्रांसमिट करेगा उसके भी परपेंडिकुलर, ई वेक्टर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर वेव चलेगा. क्या ठीक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. तो हीट एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है, जहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है, जहाँ पे कोई चार्जेस ही नहीं है, तो फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल रही है? क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने की वजह से क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड. तो इस वजह से हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे को इंड्यूस करते रहेंगे. जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वो क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वो क्या दे देगी? मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्या ठीक? नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एवरीवेयर. सराउंडिंग में जहाँ पे भी देखोगे आप लोगों के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है. किसकी वजह से पॉसिबल है? कम्युनिकेशन सिस्टम किसकी वजह से पॉसिबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से. जो सिग्नल भेजा जाता है वो किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से. हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तभी हमें मज़ा आ रहा है. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते तो हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं इतना फास्ट, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से. सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी काम आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एक्सरे निकाला जाता है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आवर एग्जिस्टेंस इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से. ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, किसकी वजह से पॉसिबल हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे पहले आइडिया किसने दिया? फिजिसिस्ट मैक्सवेल, who predicted that light is electromagnetic wave. Light is electromagnetic wave. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करते हैं, उसका सबसे पहले ख्याल दिया गया मैक्सवेल से। मैक्सवेल सर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने चाहिए। तो लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करने में, तो लाइट की वेलोसिटी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड भी मैच कर गई, मतलब इसका मतलब है लाइट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद कुछ समय के बाद मिस्टर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकली भी प्रूव किया गया। किसने दिया हमें? पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके हर्ट्ज ने बताया कि यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं। क्या ठीक? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक? हाँ, हाउ कैन वी सेंड और रिसीव दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अबाउट दैट यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम। वो सारी चीज़ें कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक इस चैप्टर का दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप लोगों को इतना लिखना हो तो लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। Displacement current. To understand this concept, let me consider process of charging of a capacitor. क्या कंसिडर करें? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। लेट मी कंसिडर one parallel plate capacitor which is connected with battery. This is plate 1, this is plate 2. This is positive terminal of the battery, this is negative terminal of the battery. The moment we close this key, then what will happen? This is positive terminal of the battery. Now this circuit is closed, then what will happen? Electrons present on this conductor will move towards this positive terminal of the battery. Yes sir. इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो कहाँ पे जाएंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जैसे ही बैटरी में पहुँचेंगे तो बैटरी क्या करेगा? उसे एनर्जी देगा। उस एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? ऑन प्लेट 2। आफ्टर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन दिस प्लेट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, यस और नो, एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दिस प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही ये चार्ज मूव कर रहे हैं मतलब कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक, तो वो करंट हम ले लेते हैं, दैट करंट आई एम टेकिंग करंट एट अ टाइम t, दैट इज आई टी। क्या ठीक? तो यहाँ पे जो है स्लोली चार्जिंग होता जाएगा। ठीक,
जब चार्जिंग हो रहा है तो कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, और कोई टाइम t पे हमने करंट ले लिया है, वो क्या ले लिया, I t। ठीक, नाउ हियर एट पॉइंट P I want to find magnetic field. This is point P outside the current carrying wire. और आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या लगा देना चाहिए, एम्पियर्स लो, मालूम है एम्पियर्स लो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर, निकालने के लिए हम एम्पियर्स लो लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, करंट दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो निकालने के लिए पहले हमें कंसिडर करना होगा एक एम्पीरियन लूप। तो लेट मी कंसिडर वन एम्पीरियन लूप। This type of circular loop I am taking, and radius of this circular loop that is r. क्या है रेडियस, r. So according to Ampere's law, closed loop line integration of magnetic field is equal to product of permeability of free space and electric current I, right? यहाँ पे करंट जो है वो I जो है वो क्या है, IT। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, therefore B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। चलो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक, करंट इस तरफ है तो अपना थंब रख दो करंट की डायरेक्शन में, क्या ठीक, एंड फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो फिंगर्स आर गिविंग मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू टेक मैग्नेटिक फील्ड एंड dl इन सेम डायरेक्शन, देन B डॉट dl क्या मिलेगा, B dl cos थीटा, यस वन, एंड cos 0 दैट इज 1। तो ये बनेगा क्लोज लूप B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I t, क्या ठीक। चल, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट each and every point on this loop because all the points are at distance r, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है वो तो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट I t, क्या ठीक। चल, व्हाट इज द क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ dl, that is the total length of loop. What is the total length of loop, that is 2 pi r। तो ये मैंने 2 pi r is equal to म्यू नॉट I t। therefore magnetic field at point P that is म्यू नॉट I t upon 2 pi r। ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। एक पर्टिकुलर समय पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r, क्या ठीक। तो ये हमें मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे अगर नीडल रखेंगे तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जब नीडल रखी गई तो नीडल जो है करंट इस तरफ, तो यहाँ पे नीडल रखेंगे तो नीडल का डिफ्लेक्शन कौन सी तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्या ठीक। इस पॉइंट P पे नीडल कौन सी तरफ डिफ्लेक्ट करे, इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r। यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r, दैट इज आउटसाइड द कैपेसिटर। बाहर हमें ये मिल रही है, क्या ठीक, यूजिंग एम्पियर्स लॉ। मान लो इसकी जगह अगर मैं कोई और लूप कंसिडर करूं, क्या कंसिडर करूं, और लूप। और लूप मतलब कैसा लूप कंसिडर करें, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लूप कंसिडर करने जा रहा हूँ। अब फिगर में कुछ चेंज कर रहा हूँ। इफ वी कंसिडर पोर्ट लाइक सरफेस, और पोर्ट लाइक लूप, राइट। ऐसे क्लोज लूप के लिए अगर मुझे निकालना हो, ध्यान से देखो,
ये इतना जो रीजन है दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ये क्लोज है। बॉटम ऑफ दिस लूप इज बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बॉटम कहाँ पे? बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज अ माउथ, ये ओपन माउथ है, ठीक है। इफ वी कंसिडर पोर्ट लाइक सरफेस देन हियर नो वेयर करंट टचेज द सरफेस, कहीं पे भी करंट टच नहीं कर रहा है सरफेस को, क्या ठीक? करंट तो कहीं पे टच कर रहा नहीं है, यहाँ पे लगा है एम्पियर्स लॉ। इफ वी कंसिडर पोर्ट लाइक सरफेस देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे सेम पॉइंट पे अगर मैं ऐसा लूप कंसिडर करूँ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड मिले? देन क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर यहाँ पे लगाएं एम्पियर्स लॉ लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी? ये तो सेम रहेगा बी डी एल, क्या ठीक? बट व्हाट इज द करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप? ये माउथ ओपन है, कहीं पे करंट टच कर रहा नहीं है, और यहाँ पे तो कुछ करंट है ही नहीं। बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर करंट तो कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर। बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देयर इजंट एनी करंट, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो क्या है? वैक्यूम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर किया, एम्प्टी स्पेस है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई करंट है नहीं, कोई चार्ज मोशन में नहीं है, तो करंट क्या बना? जीरो। करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप दैट इज जीरो। इफ करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप इज जीरो देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल तो जीरो मिलने वाला नहीं है, तो क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जीरो। बट क्या पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? नहीं, नीडल तो डिफ्लेक्शन दिखा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। बाहर कंसिडर कर रहे हैं कोई लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप कंसिडर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर ऐसा लूप कंसिडर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है? जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट पे इसी करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो डिफरेंट नहीं आनी चाहिए, और जीरो तो एटलीस्ट मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो होगी नहीं। सो देयर इज inconsistency in Ampere's circuital law. So there is inconsistency in Ampere's law. कुछ इनकन्सिस्टेंसी है एम्पियर्स लॉ में, ठीक है, कुछ टर्म मिसिंग है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कुछ मिसिंग है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट आ रही है। और वो कुछ टर्म मिसिंग है, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, वही हमें लाना है, ठीक है। तो वो हम लाएंगे, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। फिर से वही फिगर कंसीडर कर रहे हैं। ये कैपेसिटर है, करंट एट एनी टाइम टी दैट इज आई टी, और यहाँ पे पी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, यहाँ पे कुछ चार्ज है, ठीक, ओके। तो दोनों केस में जब हमने डिफरेंट लूप लिए तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहनी चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी किसकी वजह से? समथिंग इज मिसिंग इन एम्पियर्स लॉ, कुछ मिस कर रहा है, एंड दैट मिसिंग टर्म इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट वॉज गिवन बाय मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने न्यू क्वांटिटी डिफाइन की जिसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। चलो, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आया? जब चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का तो यहाँ पे कुछ चार्ज है, चार्ज होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, क्या ठीक? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज पर यूनिट एरिया।
सपोज एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर दैट इज ए और चार्ज मान लेते हैं क्यू. सो क्यू बाय ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए. ठीक, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, during charging of capacitor what will happen? Charge on the plates of capacitor will change. Charge on the plates of capacitor will change. चार्ज तो चेंज होता जाएगा क्या? ठीक, चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी. चल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए. यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाए तो एक सरफेस कंसीडर करें जिसका एरिया ए है, तो उसके लिए फ्लक्स क्या मिलेगा? ई इंटू ए. तो फ्लक्स क्या बनेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए. क्या ठीक? क्या करेक्ट? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए. ए विल गेट कैंसल. देयरफॉर फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल चेंज. सो एज चार्ज on the plates of capacitor changes with time, electric flux will also change. As charge on the plates of capacitor changes with time, electric flux will also change. Electric flux भी change होगा. So that change in electric flux, that is d phi e by dt, is nothing but epsilon naught, that is constant, right? तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू चेंज क्या हो रहा है समय के साथ? चार्ज dq by dt. And what is dq by dt? That is nothing but current. Therefore epsilon naught d phi e by dt is equal to dq by dt, and that is nothing but electric current I. As charge on the plates of capacitor changes, it means electric field will change. As electric field changes, flux associated with the Gaussian surface will change. So change in flux will produce some electric current. कुछ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा. इट मीन्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इफ आई कंसिडर पॉइंट एम, यहां पे कोई पॉइंट एम कंसिडर करो, एम्पियर लॉ लगा है तो यहां पे पॉइंट एम पे तो कोई करंट है ही नहीं. तो करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होनी चाहिए? जीरो. यहां पे क्या रखा? मैग्नेटिक नीडल रखी बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो मैग्नेटिक नीडल ने तो डिफ्लेक्शन दिखाया. मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. इस रीजन में जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है. तो अगर यहाँ पे करंट नहीं है फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिल रही? तो मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए नहीं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. जब मैक्सवेल सर ने ये एक्सपेरिमेंट किया, जब नीडल रखी तो उसने तो डिफ्लेक्शन दिखाया, तो खुद तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिलनी चाहिए. एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. वो क्या देगी हमें? मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या मिले?
मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। और उसी को डिफाइन करने के लिए, एक इक्वेशन बनाने के लिए, एम्पियर्स लॉ में मिसिंग टर्म देने के लिए यह चीज़ लानी पड़ी। दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। डायमेंशन भी तो मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐड करना है तो दोनों जो भी चीज़ ऐड कर रहे हैं उसका डायमेंशन मैच होना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, दैट इज डी क्यू बाई डी टी, एंड दैट इज करंट, एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कौन सा करंट बोला गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। क्या दो प्लेट के बीच में कोई चार्ज मूव कर रहा है? नहीं। यहाँ पे तो वैक्यूम है, कोई चार्ज मूव कर रहा नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो मिलेगा वो चार्ज के मोशन की वजह से मिल रहा नहीं है। इसीलिए इन दोनों करंट के बीच में डिफरेंस बताने के लिए क्या किया गया? करंट आउटसाइड द कैपेसिटर, करंट आउटसाइड द कैपेसिटर इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। उसे क्या बोला गया? कंडक्शन करंट। एंड कंडक्शन करंट इज डिनोटेड बाय IC। तो इस IT को हम लिखेंगे IC। जितनी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे मिलती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट M पे मिलती है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे मिल रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड M पे मिल रही है। बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, we get displacement current that is called ID। उसे क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पे जो मिल रहा है वो कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट। यहां पे जो मिलेगा वो कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों में डिफरेंस है। दिस कंडक्शन करंट वी गेट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, एंड हियर दिस डिस्प्लेसमेंट करंट वी गेट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से मिल रहा है? ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम। दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग हैं, ठीक है। बट हियर फंक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज द कंडक्शन करंट। जैसे कंडक्शन करंट की वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। पर डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से मिल रहा है? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। क्या ठीक? तो दोनों चीज़ें अलग हैं। तो बाहर जो मिल रहा है वो कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट। यहाँ पे जो मिल रहा है वो कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट। क्या ठीक? एकदम क्लियर है? परफेक्ट, ओके। यहाँ पे देखा जाए आउटसाइड द कैपेसिटर ID इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0 है। क्या ठीक? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल चेंज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट करंट, और यहाँ पे IC क्या मिलेगा? 0। सो बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वी गेट IC इज इक्वल टू 0, एंड आउटसाइड द कैपेसिटर वी गेट ID इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे मिल रहा है कंडक्शन करंट, यहाँ पे मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या ठीक? समझ में आ गया एकदम? अब मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द चेंज रिक्वायर्ड इन एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ में जो चेंज करेंगे वो क्या होगा? ये टर्म ऐड करनी पड़ेगी। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट वी शुड ऐड, और वह डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ऐड करते हैं उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए।
नाउ दिस एम्पियर्स लॉ कैन बी रिटन एज B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, अब एम्पियर्स लॉ में हम I क्या कंसीडर करते थे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, बट हियर दिस इलेक्ट्रिक करंट I शुड बी IC प्लस ID। ये करंट क्या होना चाहिए? कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। एम्पियर्स लॉ में यहाँ पे I जो कंसीडर करते थे वो सिर्फ कंडक्शन करंट कंसीडर करते थे, इसलिए जब बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जब यहाँ पे आ जाते थे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती थी? जीरो। जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। और कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है? जितनी पॉइंट P पे मिल रही है उतनी ही M पे मिल रही है। ये डिस्टेंस अगर R है तो ये भी R है, क्या ठीक? तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट M पे भी मिल रही है। तो IC इज इक्वल टू ID, बट जब IC अवेलेबल है तब ID जीरो है, जब ID अवेलेबल है तो IC जीरो। क्या ठीक? तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या चाहिए? क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड समेशन ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। IC प्लस ID इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ठीक? देखो अब ये लो लगा के देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये लो लगाओ तो यहाँ पे क्या रखना होगा? म्यू नॉट IC, क्योंकि यहाँ पे ID क्या है? जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी हमें म्यू नॉट IC अपॉन 2πr। ठीक है, और यहाँ पे अगर लगाऊं तो क्या रखना होगा? IC जीरो। तो क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट ID अपॉन 2πr। पर IC और ID तो सेम है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr। दिस लॉ इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इस लॉ को क्या बोला गया? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। दिस इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे ID क्या बन रहा है? जीरो। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे IC क्या बन रहा है? जीरो। अब अगर आप ये लो लगाओगे तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलनी चाहिए वो P पे और M पे सेम मिलेगी। ठीक, नाउ वी कैन से दैट देयर इज सिमेट्री बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हाँ, सिमेट्री है दोनों के बीच में, पर मैं नहीं बोल सकता कि हर जगह सिमेट्री है। जैसे इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं पर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते नहीं, तो ज़्यादातर सिमेट्री है, बट हर जगह हम नहीं बोल सकते कि दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट हमें मिला है उसमें हमको एक चीज़ मालूम चल गई कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होगी तो वो हमें क्या देगी? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो हमें क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ से कंसेप्ट मिलेगा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसे ज़रूर से लिख लेना।